करेंगे अंबाला से, जहां अंबाला से भाजपा सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि अगर वोट बेईमान बीच में से हट जाएं तो SIL और जाट आरक्षण जैसे फैसले चुटकियों में हो सकते हैं। अरे भाई तुमने सारा पता, हम बादल के अलावा भी रोज बैठा, दूसरे नेताओं के साथ भी हर रोज बैठते हैं, बातें भी होती हैं। यह तो सारी बातें इस तरह ही उलझ रही जिस तरह जाट आरक्षण उलझ रहा बात कर रहे हो। अगर यह बेईमान वोट बीच में ना हो ना तो बड़े बड़े फैसले नहीं चुटकी में हो। तो देखिए भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी तो ये मुनीष जी हर बैठे हैं प्रदेश के, लेकिन हम जितने भी शेड्यूल कास्ट 5-6 कार्यकर्ता थे हरियाणा के अंदर बीजेपी की उस मीटिंग में जिसमें पढ़ाई वाला फैसला हुआ, हम 5-6 शेड्यूल कास्ट ने ये कहा है कि सरकार का ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर तो 20% तो पॉपुलेशन हमारी है और हमारे ही लोग ज़्यादातर अनपढ़ होते। लेकिन जब हमने ही इस फैसले को कहा है कि ये बात होनी चाहिए और आगे हम प्रधानमंत्री जी से मैं करूंगा प्रार्थना कि इस प्रकार का प्रावधान लोकसभा में भी हो, विधानसभा में भी हो। आखिर कब तक ये मामले जो है ना इस तरह से अटकते रहेंगे? हरियाणा का हक बनता है SYL के पानी का और ये पानी मिलना चाहिए। और जब भी अब पार्टी के कोर ग्रुप की बात होगी, 1 साल निकल गया है, नहीं लिखना नहीं, अभी 8 महीने हुए हैं। रतनलाल कटारिया पार्टी के प्लेटफॉर्म पर इस बात को अवश्य रखेगा कि आज ऊपर भी सरकार हमारी है, नीचे भी सरकार हमारी है और बहुत साल हमने ना हमारी हाई कोर्ट है, ना हमारा ये पानी का मसला लोया, ना हिंदी स्पीकिंग एरिया का मसला लोया। और आखिर अब 2 टूक करो इस मामले में, हमारा पानी हमें दो। अंबाला में राज्य मंत्री नायाब सैनी ने कैंट के रेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की एक मीटिंग ली, जिसमें 11 सितंबर को चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री की रैली में जाने के लिए रूपरेखा बनाई गई। नायाब सैनी का कहना है कि प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे, साथ ही एक रैली को भी संबोधित करेंगे जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। आज की जो हमारी मीटिंग मैंने सुबह 10 बजे नारायणगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक ली है और फिर 2 बजे मुलाना विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। अभी 5 बजे अंबाला छावनी विधानसभा
के कार्यकर्ताओं की बैठक ली है और इसी क्रम के अंदर कल सुबह 10 बजे अम्बाला शहर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 सितंबर को सेक्टर 25 चंडीगढ़ में सुबह 10 बजे गति प्रगति रैली को संबोधित करेंगे और फरीदाबाद के बाद हरियाणा के अंदर उनकी दूसरी यहाँ पर रैली है, क्योंकि यहाँ पर वो एक भव्य हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और उस हवाई अड्डे के अंदर हरियाणा का भी शहर है। पंचायत चुनावों की घोषणा होते ही चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने कमर कस ली है, वहीं जिला प्रशासन भी पीछे नहीं है। इस चुनाव में यमुनानगर के जिले में 4,85,600 मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 4,85,683 वोटर्स हैं, जिनमें से मेल हैं 2,61,253 और फीमेल जो वोटर हैं 2,24,430 वोटर हैं। टोटल जैसा कि आपको विदित है कि 6 ब्लॉक हैं, तो 6 पंचायत समिति यहाँ पर बनेंगी और 18 टोटल वार्ड बने हैं जिला परिषद के लिए। 18 में से 5 SC के लिए रिजर्व हैं और 5 में से 2 महिलाओं के लिए हैं और 3 पर कोई भी महिला या पुरुष इलेक्शन लड़ सकती है। इसी प्रकार से अनरिजर्व जो वार्ड हैं वो टोटल 8 हैं और 1 BC के लिए वार्ड है, रिजर्व वार्ड है। तो इस प्रकार से कुल जो वार्ड की संख्या है और 4 इसमें से अनरिजर्व में महिलाओं के लिए है, तो कुल 18 वार्ड्स हैं जिनके ऊपर इलेक्शन किया जाएगा। यदि हम बात करें टोटल जिला परिषद के टोटल 18 वार्ड्स की, तो उन सब पर जिला परिषद और पंचायत समिति का इकट्ठा और साथ ही साथ जो पंचायत हैं उनका इकट्ठा इलेक्शन करवाया जाएगा। जहाँ तक पंचायत का है, टोटल हमारी 475 पंचायत हैं जिनके ऊपर 472 का ऊपर हम चुनाव करवाने जा रहे हैं। 3 पंचायतें अभी किसी कारण से वो हाईकोर्ट में पेंडिंग केसेस की वजह से अन्य कारण से 3 पंचायतों पर चुनाव इनके साथ नहीं करवाया जाएगा और जब भी उनका वार्ड बंदी या दूसरे का जो भी चीज़ें आवश्यकताएं हैं या रिक्वायरमेंट हो पूरी होते हैं उनके ऊपर भी चुनाव करवा लिया जाएगा। कुल टोटल हमारे जो टोटल बूथ्स हैं उनकी संख्या 945 है, उनमें से 112 सेंसिटिव बूथ हैं और 58 जो 58 बूथ हैं वो हाइपर सेंसिटिव हैं। हमारी पूरी नज़र रहेगी कि चुनाव पूरा सही तरीके से संपन्न हो, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे आ जाएगी उसी हिसाब से कार्यक्रम बनाकर पूरी तैयारियां हैं हमारी। ऑलरेडी हमारे पास सारा सामान हमने प्रिक्योर कर लिया है चुनाव से संबंधित और हर तरह से हम तैयार हैं चुनाव करवाने। डाकघर अब रात में भी अपनी सेवाएं देने जा रहा है। दोपहर के 4 बजे तक चलने वाले डाकघर अब रात के 10 बजे तक चलेंगे, जिसमें लोग अपने स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री और एक्सप्रेस पार्सल जैसे काम करा सकेंगे। फिलहाल ये रात्रि सेवा गुड़गांव और फरीदाबाद के कुछ ही डाकघरों में चलेगी, लेकिन लोगों का अगर अच्छा फीडबैक मिलता है तो डाक विभाग इसे और भी जिलों में शुरू करेगी।
था कि अब तक हम लोग अपने सभी डाकघरों से आमतौर से 4 या मैक्सिमम 5 बजे तक सेवाएं देते थे, जिसमें रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट वगैरह बुक होती थी। बैंकिंग सेवाएं हमारी 3:30 बजे तक मिलती है। अभी हमने जो गुड़गांव में लोगों की ज़रूरत को देखते हुए सबसे पहले जो DT मेगा मॉल है उसमें एक पोस्ट ऑफिस हमने दिन में 12 बजे से शाम को 8 बजे तक के लिए शुरू किया है, जिसमें बैंकिंग सेवाएं नहीं है लेकिन रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल की सेवा रात्रि 8 बजे तक मिलेगी। तो एक तो वहाँ मॉल में जो रहते हैं, जो जिनकी शॉप्स हैं उनको, और जो कस्टमर आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदा हो गया और पब्लिक भी वहाँ आसानी से अप्रोच कर सकती है। इसके साथ ही हमने दूसरा जो हेड पोस्ट ऑफिस है हमारा गुड़गांव में, वहाँ हम शाम को 6 बजे तक, जो कि पहले 4 बजे तक था, शाम को 6 बजे तक स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल और रजिस्ट्री की सेवाएं हम देंगे। इसके साथ साथ जो डाक सामग्री है वो भी लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लोग 8 बजे तक चाहते हैं तो उनको DT मेगा मॉल में मिल जाएगा, 6 बजे तक हमारे हेड पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। फरीदाबाद में भी हमने हेड पोस्ट ऑफिस में शाम को 6 बजे तक ये सेवाएं प्रदान की हैं। इसके अलावा हमारा एक गुड़गांव सॉर्टिंग ऑफिस है बस स्टैंड के पास, जहां हम रात को 10 बजे तक सेवाएं देंगे, शाम को 6 बजे से शुरू करके रात के 10 बजे तक, जिसमें रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट और पार्सल, एक्सप्रेस पार्सल की सेवाएं लोगों को मिलेगी और डाक सामग्री भी लोग ले सकते हैं। गुड़गांव देखिए, ये हम हेड पोस्ट ऑफिस में करेंगे। अभी हमने गुड़गांव हेड पोस्ट ऑफिस किया है, हम नारनौल हेड पोस्ट ऑफिस है, रेवाड़ी MDG में भी करेंगे, पलवल और बल्लभगढ़ में भी करेंगे। पहले हम इसका रिस्पांस देख रहे हैं, पब्लिक का क्या रिस्पांस है। इसके हिसाब से ज़रूरत पड़ने पे हम और भी कई ऑफिस में शाम तक चलाएंगे। ना वो तो बहुत फ़ायदा होगा, जैसे ड्यूटी से भी आदमी छूटता है तो अपना जाकर काम करवा लेगा। बढ़िया है, सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया इसके लिए, हम आभारी रहेंगे। पहले कई बार ऐसा भी होता था कि भाई 4 बजे हाँ 4 बजे कभी कभी इनका रजिस्ट्री का भी टाइम होता था, जैसे कि 2 बजे बंद हो जाता था दोपहर में, कभी कभी सर्वर डाउन है तो मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती थी, अब सही है। सऊदी अरब के डिप्लोमेट के बेरहमी की शिकार नेपाली मूल की दोनों पीड़िता बुधवार को गुड़गांव पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंची। पुलिस ने इस मामले में फेयर इन्वेस्टिगेशन का आश्वासन देते हुए कहा कि विनया कन्वेंशन के तहत कार्रवाई की जा रही है। 7 सितंबर को मेतेई इंडिया जो एक NGO है और नेपाल के सिटीजन्स के लिए काम करती है, उनकी कंप्लेंट प्राप्त हुई थी हमारे को DLF फेज़ 2 पुलिस स्टेशन में, और उन्होंने कंप्लेंट ये किया था कि 2 नेपाल की औरतों को कैटरीना कॉम्प्लेक्स में एक अपार्टमेंट में बंधक बना के रखा हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त होने के बाद हमारी पुलिस टीम, जिसमें महिला पुलिस अफसर भी थे, वो वहाँ गई और वहाँ जाकर के इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उस समय ये अंदाज़ा नहीं था कि ये फ्लैट में कौन रहता है, क्या इसमें कोई फॉरेन नेशनल्स रहते हैं या उनका कोई डिप्लोमेटिक स्टेटस है। तो वहाँ जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके बाद उन दोनों औरतों को वहाँ से रिहा करवाया गया और ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम को एहसास हुआ कि शायद यहाँ फॉरेन नेशनल्स रहते हैं और वो डिप्लोमेटिक स्टेटस उनका हो सकता है, इसलिए उन औरतों को रिहा करके वापस पुलिस थाने लाया गया। पुलिस के सामने जो उन्होंने बयान दिए उसमें जो रेप के एलिगेशंस आए उसके ऊपर पुलिस ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी लेडी ACP ऑफिसर से करवा के, जो भारत का जो कानून है CRPC
और आईपीसी, इसके तहत हमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन में के मैटर्स में एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है, और वो एफआईआर किसी भी आदमी के खिलाफ हो सकती है, चाहे वो फॉरेन डिप्लोमेट ही क्यों ना हो। जो फॉरेन डिप्लोमेट्स को जो इम्यूनिटी की जो बात है वो वियना कन्वेंशन 1961 के तहत उनको अवेलेबल है। आर्टिकल 29 और 30 में साफ लिखा हुआ है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर अरेस्ट की या प्रोसिक्यूशन की कोई बात आती है, अगर उस तरह का कोई एविडेंस आता है, तो वियना कन्वेंशन में उनको इम्यूनिटी दी हुई है। तो इसके चलते हम इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है और हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से टच में हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हमसे कुछ फर्दर डिटेल्स मांगे हैं जो हम उनको भेज रहे हैं। जो एम्बेसी ऑफिशियल्स हैं वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के टच में हैं और कम्युनिकेशन लगातार चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन इसमें आगे चल रही है। हमको ये समझना होगा कि एफआईआर दर्ज करने का मतलब ये नहीं है कि ऑफेंस प्रूव हो गया है। तो दोनों पार्टीज़ के राइट्स और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि एफआईआर का मायना समझा जाए। एफआईआर इज़ जस्ट बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने का ज़रिया है, ये नहीं दर्शाता कि कोई ऑफेंस प्रूव हो गया है। उनकी कंप्लेंट हमें मिली थी और जो भारत का जो प्रोटोकॉल और जो कानून है उसमें हम सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से डायरेक्टली बात कर सकते हैं ऑफिशियली। तो जो भी बाहर के दूतावास हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू हमारे टच में रहते हैं। हम डायरेक्ट उनसे ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस नहीं करते। एज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट वी हैव लॉन्च्ड इन्वेस्टिगेशंस इनटू द मैटर, so to say whether the offence has been committed or not will take some time. As I have already explained, we cannot be in touch with any foreign embassy directly. We have given the requisite information without any loss of time to the Ministry of External Affairs, and they are required to take further action in this regard. See, they have basically the External Affairs Ministry, I can read out from the letter what they have sent to me. So they say that in order to determine future course of action, you are urgently required to provide a written report on the case, including preliminary views on the necessity for investigation against the diplomat or otherwise. So that is what they have said. So it is just they are asking for some kind of views from us. Now I would like to say that in matters of investigation, a police officer should not give his views. He should give his opinion, which is confirmed on the basis of evidence. And we are in the process of collecting that evidence. So we will get back to the Ministry of External Affairs shortly. आखिरकार यमुनानगर के लोगों के चेहरे पर खुशी आ ही गई, जिसके लिए वो पिछले कई सालों से लड़ रहे थे। उद्योग व्यापार मंडल पिछले 15 साल से जगाधरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए बार बार मांग कर रहा था, जिसके लिए समय समय पर धरना प्रदर्शन भी किए गए। सरकारें आई और चली गई, पर लोगों की मांग जारी रही, जिसके चलते कई बार नेताओं के आश्वासन भी मिले, लेकिन बाद में भी नाम नहीं बदला गया। यमुनानगर स्टेशन का नाम पहले जगाधरी था। जगाधरी होने से किसी आदमी ने यमुनानगर उतरना होता था, वो बाहर पूछता था अभी कौन सा स्टेशन आ गया, बाहर जगाधरी लिखा हुआ है, तो वो आगे चला जाता था, यमुनानगर आगे है। बहुत सारे लोग तो अपनी बहनों को जो रखड़ी बंधवाने आते थे वो अंबाले जाके रुकते थे, वो फिर दोबारा इधर आते थे। तो अब जब यमुनानगर रखा गया तो अब अपने आप में कैसा महसूस कर रहे हैं? आज हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आज हमारी सबसे बड़ी जीत हुई है। ये हमारे उद्योग व्यापार मंडल और इसके साथियों की जीत हुई है, और आगे भी हम ऐसे ही जीतते रहेंगे, हारेंगे नहीं। हम किसी राजनीति के गुलाम नहीं हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं चलेंगे। राजनीति हमारे साथ चलेगी तो हम उसको लेंगे, नहीं हम किसी के गुलाम और किसी के शिकार नहीं है। ये हम 1990 में उद्योग व्यापार मंडल अपने साथियों के साथ इसको रेलवे स्टेशन का नाम बदलवाने के लिए है ना प्रयासरत है। इसके लिए हम 40-45 बार धरने भी दिए हमने, पता नहीं सरकारें प्रशासन हमारा साथ ना दिया किसी ने। लेकिन कल हमारे पास एकदम फैक्स आया है रेलवे की तरफ से कि यमुनानगर स्टेशन का नाम यमुनानगर जगाधरी कर दिया गया है। और आज से 6 दिन पहले हमने एक मेमोरेंडम दिया था कि अगर इसका नाम नहीं बदला गया तो हम है ना 15 तारीख को धरने पे बैठेंगे। इसके लिए हम मंत्रियों का घेराव भी करेंगे, जो हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जिन्होंने वादा किया था कि रेलवे को हम है ना एक स्मार्ट सिटी स्टेशन बनाएंगे, मॉडल स्टेशन बनाएंगे, जो आज तक नहीं बन सका। उसके बाद एक हमारा पुल है
जो कि 4 साल से लटका हुआ है, जिसकी हमारी है ना 50 साल पहली डिमांड है और 20 साल से हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो पुल आज तक नहीं पूरा कर पाई हमारी ये प्रशासन। इसके लिए भी हमने 1 महीने का समय दिया है। 1 महीने तक अगर जो हमारा ये पुल नहीं बनाया गया, पुल नहीं चालू किया गया, इसी तरह हमारे बच्चे मरते रहे, तो शायद हमारा और सरकार का टकराव हो जाएगा आपस में। उसमें जो भी होगा उसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, हमारा कोई उसमें जिम्मेवारी नहीं होगी। टकराव में जो नुकसान नफा होगा उनका होगा। लोगों की मांग तो ये थी हम यमुनानगर नाम रखा जाए इस स्टेशन का। पहले इस स्टेशन का नाम जगाधरी था, अब हेडक्वार्टर ने चिट्ठी भेज दी है, अम्बाला के थ्रू आ गई है कल, तो अब इसका स्टेशन का नाम हो गया यमुनानगर जगाधरी। कब तक यहाँ पर लिखा जाएगा? ये 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, हम आज ही शुरू हो जाएगा। ये जो टिकट सेवा शुरू होगी ये भी यमुनानगर जगाधरी नाम से होगा? हाँ, ये भी मतलब बहुत जल्दी इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा। होना सारा अम्बाला के आदेश पे ही है, लेकिन जल्दी हो जाएगा। सुबह से अब तक ढोल धमाके पूरे बज रहे हैं यमुनानगर में, पूरी खुशी की लहर, लोग मिल रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, आ रहे हैं। बल्लभगढ़ तहसील में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहाँ पर आम आदमी की जेब पर डाका डालने जैसा काम किया जा रहा है। जमीन के रजिस्ट्री के नाम पर मोटी फीस ली जाती है और तब जाकर अधिकारी जनता का काम करते हैं। यहाँ पर अवैध रजिस्ट्री होने का कोई नया काम नहीं है, बल्कि करीब 9 महीने पहले भी डीसी की खबर चलाने के बाद जांच की गई और उसमें काफी रजिस्ट्री गलत भी पाई गई। हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री चाहे जो लोग भ्रष्टाचार लिखते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर जाएगी। या कोई तहसील का अधिकारी है या फील्ड के 2 से अधिकारी हैं, इस बात की चर्चा हमारे पास है और प्रमाण इस तरह के इस लोगों का इंतजाम करेंगे जिन लोगों भ्रष्टाचार के जो अहम रोल में है और पत्रकार मीडिया साथी बन रहे हैं, ऐसे लोगों का इंतजाम करेंगे। तहसीलदारों ने जानबूझकर रजिस्ट्री बंद कर रखी है, जो कि गैर मुमकिन आबादी की रजिस्ट्री, जिस भी फर्द में गैर मुमकिन आबादी या गैर मुमकिन शब्द आ गया, उसकी रजिस्ट्री को रोकने की पावर तहसीलदार के पास नहीं है, क्योंकि डीटीपी से उसकी एनओसी नहीं मिलती है। एनओसी सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड की मिलती है और फुल शेयर में भी एनओसी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन तहसीलदारों ने अपनी मनमर्जी से ये रजिस्ट्री बंद कर रखा है। तो ये तहसील में रोजाना जो टोकन मिलते हैं उनकी संख्या कितनी है? कुछ आइडिया? 90 टोकनों की संख्या है, लेकिन कई बार लोग ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसलिए टोकनों की संख्या भी कम है। इसको कम से कम 150 के लगभग होना चाहिए। तहसीलदार, अभी जैसा तहसील में चल रहा है, यहाँ शोर हो रहा है कि भाई पैसे लिए जाते हैं और 25 से 30 हज़ार और 70 हज़ार तक के लेकर के रजिस्ट्री कराई जाते हैं। ऐसा आप के बारे में तो सुनने को होगा, कितना रेट या आम लोगों की जनता मुंह से सुनते हैं आप कि भाई इतना देना पड़ता है पैसा? और अब बात करेंगे ठग गिरोह की। गुड़गांव के ठग गिरोह लगातार लूट और चोरी जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस बार गिरोह के 2 सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व पायलट को ही ठगी का शिकार बना लिया। गुड़गांव के गुरुद्वारा रोड पर आरोपियों ने उनके साथ सोने की ज्वेलरी और एटीएम की ठगी की। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दयाल ढिंगोरानी, उसकी पत्नी ने थाने में आकर एक इन्फॉर्मेशन दी, सूचना दी कि हमारी गाड़ी के पास 10-10 रुपये के नोट डालकर एक व्यक्ति ने हमारा बैग चोरी कर लिया। उस पर हमने एफआईआर दर्ज की। दर्ज करने के बाद फिर उस पता लगा कि अगले दिन कर्नल साहब ने फिर आकर बताया कि हमारे एटीएम से किसी ने ट्रांजैक्शन करके 22,500 रुपये निकाल लिए हैं आरबीएस बैंक एमजी रोड फर्स्ट इंडिया प्लेस से। उसके बाद हमने बैंक में जाकर उसकी फुटेज निकलवाई, जिसमें 2 व्यक्ति संदिग्ध पाए गए। ट्रांजैक्शन के टाइम उनका मिलान पाया गया, जो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हीं 2 व्यक्तियों ने ट्रांजैक्शन के दौरान कर्नल साहब का बैग चोरी करके उस एटीएम से पैसे चोरी किए थे, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन हमें शक है कि ये 2 व्यक्ति ही इस केस में इन्वॉल्व है, जिन्होंने बैग चोरी करके और एटीएम से पैसे निकाल कर चोरी की है। और उनके साथ साथ उस बैग के अंदर आईफोन, 15,000 रुपये कैश, 7 सोने की व एल्युमिनियम और डायमंड की वो थी उनकी रिंग, एक घड़ी थी और एक और था उनका चैन आर्टिफिशियल। क्या चल रहा है इसमें, क्या मामला दर्ज किया गया है? इसका मामला 379 आईपीसी का दर्ज किया गया है और हमने आसपास के जो पूर्व चोर हैं, आसपास के ज्वेलर्स, उनसे भी वेरीफाई कर रहे हैं, पूछताछ जारी है। हाँ, कर्नल साहब रिटायर्ड हो चुके हैं, मोदी साहब के वो पायलट और पीएसओ रह चुके हैं। साइबर सिटी के रमेश जोन में पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली ने लोगों के साथ जमकर एंजॉय किया। विराट ने जहां एक तरफ लोगों के साथ जमकर सेल्फी ली, वहीं बच्चों को खूब सारे टॉयज भी दिए। अपने अनुभव को साझा करते हुए विराट कोहली ने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब उनकी हेयर कटिंग गलत हो जाती है। वो 2-3 दिन तक तो घर से बाहर तक नहीं निकलते। ट्विटर फॉलोअर्स के बारे में पूछे जाने पर खुशी जाहिर करते हुए विराट ने कहा कि 8 मिलियन फॉलोअर्स में ज्यादातर लड़कियां हैं। मुझे पसंद है डिफरेंट हेयर स्टाइल्स रखना और मेरे बालों के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद है। और आई ट्राइड अ फ्यू very challenging hairstyles, and I really like them because it's an experiment, but I feel confident in pulling them off, so I don't mind doing very crazy stuff with my hair. आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक बार बाल कट गए तो वापस तो आएंगे नहीं। तो उस टाइम बहुत बुरा लगता है, पूरे दिन बहुत बुरा लगता है, फिर अगले दिन उठ के दोबारा देखो तो और बुरा लगता है, लेकिन एक हफ्ते बाद फिर आ जाते हैं तो इट्स फाइन, बट पहले 1-2 दिन बहुत गुस्सा। फिर क्रिकेट कैप हेल्प करती है? बिल्कुल, उस टाइम मैं नहीं उतारता क्रिकेट कैप, क्योंकि मुझे जब बाल खराब कट जाते हैं तो बहुत जैसे मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा है कि टोपी लगा गई। अब मैं ड्राइव तो इतना खुद करता नहीं हूँ, लेकिन जब करता था तो डेफिनेटली बिहाइंड द व्हील क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन बहुत मुश्किल है हैंडल करना ट्रैफिक में, और कोई आगे पीछे से जा रहा है, किसी ने गाड़ी पे पीछे से गाड़ी को टच कर दिया तो बहुत इरिटेशन होती थी उस टाइम। लेकिन बरसते थे। अब मैं बड़ा हो रहा हूँ धीरे धीरे, तो वैसे ही सब कम हो गया है फील्ड पे भी। अब मैं ड्राइव तो वैसे ही नहीं करता, तो काफ़ी कुछ कंट्रोल हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। Here's an attack from Puma.